नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमाऊत और आप देख रहे हैं विद्याशक्ति एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव रोग जो है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। मानव रोगों से संबंधित जो सारी क्लासें हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूं, है ना। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग है, अल्पकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग, साथ ही साथ है जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। इसके अलावा आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी होती है, मतलब मानव रोगों से संबंधित जो भी अपने जनरल साइंस में जो रोग आते हैं उन सब को मैं एक एक करके सारी क्लासों में पढ़ा चुका हूं और आज उन्हीं क्लासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो एक ही क्लास में सारे मानव रोग आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का पहला प्रश्न है, किस रोग में रोगी का पैर फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाता है। मतलब उस रोग का नाम बताना है जिसमें रोगी का जो पैर है, मतलब रोगी व्यक्ति का जो पैर है वो काफ़ी बड़ा फूल जाता है और फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एथलीट फुट रोग, ऑप्शन बी में है फीलपांव रोग, ऑप्शन सी में है हर्पीज रोग और ऑप्शन डी में है कालाजार रोग। तो इन चार ऑप्शनों में से एक आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका समय अब शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीलपांव रोग। तो फीलपांव रोग है उसमें जो रोगी व्यक्ति का जो पैर है वो काफ़ी फूल जाता है जिसके कारण उसका पैर हाथी के पैर के समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक रोग में प्रभावित अंग है। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है आमाशय और ऑप्शन डी है त्वचा। तो आपको बताना है चेचक जो रोग होता है उस रोग में जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है। तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा। मतलब है चेचक रोग में जो त्वचा है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। मतलब है ट्रिपल एंटीजन का ये टीका होता है जो 3 रोगों में दिया जाता है ना। डीपीटी का टीका इसको अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, पर्टूसिस को बोलते हैं अपन कुकर खांसी और टिटनेस। फिर अगला आपके डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस। फिर ऑप्शन सी में है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टाइफाइड और ऑप्शन डी में है डेंगू, पोलियो और टाइफाइड। तो इनमें से कौन से रोग में डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। मतलब डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म में होती है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो इसलिए 3 रोगों में ट्रिपल एंटीजन का टीका लगता है ना। डिप्थीरिया में भी लगता है, पर्टूसिस में भी लगता है ना, और टिटनेस में भी लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दाद मतलब रिंगवर्म रोग का रोगजनक निम्न में से है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है कवक और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। मतलब प्रश्न में अपन से पूछ रहा है कि जो दाद रोग होता है जिसको अपन रिंगवर्म भी बोलते हैं, तो ये जो दाद होता है वो किस रोग जनक के द्वारा होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो समय आपका स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। मतलब जो दाद रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी। मतलब एक एंटीबायोटिक औषधि है ना, जो पेनिसिलिन है, ठीक है। एंटीबायोटिक औषधि का मतलब होता है ऐसी औषधियाँ जो जीवाणु के विरुद्ध काम करती है ना, जीवाणु को वृद्धि करने से रोकती है या जीवाणु को मारने का कार्य करती है, तो उनको अपन एंटीबायोटिक औषधियाँ कहते हैं। तो एंटीबायोटिक औषधि थी पेनिसिलिन, पहली एंटीबायोटिक औषधि है। तो इसकी खोज वो किसने की थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे,
ऑप्शन बी में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी में है आपके जोनास सॉक्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो समय आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक औषधि की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और एक कवक में की थी। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक का नाम है। तो उसके अंदर इस प्रतिजैविक औषधि की खोज है वो की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग में प्रभावित अंग है। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है आमाशय और ऑप्शन डी में है आपके त्वचा। तो टाइफाइड जो रोग होता है उसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है, तो वो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, तो आपका समय अब शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आंत। मतलब टाइफाइड रोग में आंतें जो होती है हमारी, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रभावित होती है। ठीक है, छोटी आंत है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्यूलेक्स मच्छर किस रोग में रोगवाहक का कार्य करता है ना। तो क्यूलेक्स मच्छर किस रोग में रोगवाहक का कार्य करता है ये अपने को बताना है। रोगवाहक का मतलब होता है, एक तो रोगजनक होता है, रोगजनक का मतलब होता है जिससे रोग होता है, और एक रोगवाहक का मतलब होता है रोगजनक को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने वाला जो कारक होता है वो रोगवाहक कहलाता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर है वो किस रोग में रोगवाहक का कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एथलीट फुट रोग, ऑप्शन बी है फीलपाव रोग, ऑप्शन सी है हर्पीज रोग और ऑप्शन डी है कालाजार रोग। आगे बात समझ में। तो इनमें से चार ऑप्शनों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने फीलपाव रोग, है ना, फीलपाव रोग या जिसको अपन बोलते हैं फाइलेरियासिस। ठीक है, तो इस रोग में जो है वो क्यूलेक्स मच्छर है वो रोगवाहक का कार्य करता है, और ये रोग है वो एक कृमि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कृमि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चेचक के टीके की खोज की थी, है ना। चेचक के टीके की खोज करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है जोनास सॉक्स। ठीक है, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। मतलब चेचक के टीके की खोज करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षय रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र या अंग है। तो जो क्षय रोग होता है जिसको अपन टीबी रोग भी बोलते हैं, तो इस टीबी या तपेदिक या इसको यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं। इसके चार नाम हो गए ना, क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया, तपेदिक हो गया और यक्ष्मा रोग हो गया। तो इस रोग में रोगी का कौन सा अंग है या तंत्र है वो प्रभावित होता है, तो ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है आमाशय और ऑप्शन डी में है त्वचा। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो समय आपका अब शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़े। मतलब क्षय या टीबी जो रोग है उसमें व्यक्ति के फेफड़े हैं वो सर्वाधिक प्रभावित होता है, क्योंकि ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एथलीट फुट रोग शरीर के किस भाग में होता है। मतलब जो एथलीट फुट रोग है वो हमारे शरीर के कौन से भाग में होता है, या इसका प्रभाव मुख्यतः शरीर के कौन से भाग में प्रकट होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हाथ, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी में है आँख और ऑप्शन डी में है आपके नाक। तो इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। आपका समय अब शुरू होता है।
इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर। मतलब एथलीट फुट जो रोग होता है ना, जिसको अपन फाइलेरियासिस या फीलपांव रोग कहते हैं, इस रोग में होता क्या है कि ये एक कृमि के द्वारा होता है और इसमें जो रोगी व्यक्ति का जो पैर है वो फूलकर हाथी के पैर के समान हो जाता है। इसलिए इसमें जो प्रभावित जो भाग होता है शरीर का वो होता है अपने पैर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र या अंग है। मतलब निमोनिया जो रोग होता है उसमें हमारे शरीर का कौन सा अंग या कौन सा तंत्र है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आंत, ऑप्शन बी में है फेफड़े, ऑप्शन सी में है आमाशय और ऑप्शन डी में है त्वचा। ठीक है, तो इन चार में से आपको राइट आंसर बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़े। ध्यान रखना, निमोनिया जो रोग है वो फेफड़ों से संबंधित है और इसमें जो रोगी व्यक्ति है उसके फेफड़े है वो संक्रमित होता है। वैसे ज़्यादातर ये जो रोग है वो बच्चों में और बूढ़े व्यक्तियों में होता है ना, ज़्यादातर ये रोग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग हैजा किससे होता है। मतलब जो हैजा रोग है संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ये रोग है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है विषाणु से, ऑप्शन सी है कवक से और ऑप्शन डी है शैवाल से। तो हैजा रोग का रोगजनक है वो आपको बताना है। तो समय अब आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु से, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से, है ना। जीवाणु का नाम है आपके विब्रियो कोलेरी। तो ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज की थी। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है जोनास सॉक्स। ठीक है, तो पोलियो के टीके के आविष्कारक कौन थे। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जोनास सॉक्स। मतलब जोनास सॉक्स ने सबसे पहले पोलियो के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस आनुवंशिक विकार में रोगी व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। मतलब आपको उस आनुवंशिक बीमारी का नाम बताना है जिसमें जो रोगी व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में अंतर है वो नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्णांधता, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम। तो ध्यान रखना, ये चारों जो रोग है वो आपके आनुवंशिक रोग ही है। ध्यान रखना है, चारों रोग क्या है, आनुवंशिक रोग है। तो इनमें से उस रोग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो समय आपका अब शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, वर्णांधता। वर्णांधता जो रोग है ना, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें लाल और हरे रंग में जो रोगी व्यक्ति होता है वो विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए इसको अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। मतलब रंगों संबंधित जो अंधता है ना, उसी को वर्णांधता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रेबीज के टीके की खोज की थी। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है लुई पास्चर और ऑप्शन डी है जोनास सॉक्स। ठीक है, तो रेबीज़ के टीके की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, तो ये अपने को बताना है। तो चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लुई पास्चर। मतलब रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। और जोनास सॉक्स ने किस टीके की खोज की थी, पोलियो के टीके की खोज की थी। किसकी, पोलियो के टीके की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किस टीके की, चेचक के टीके की। और विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, तो ये चारों वैज्ञानिकों से संबंधित आपको ये तथ्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में उपस्थित सभी रोग आनुवंशिक रोग है।
ठीक है। तो अपने को उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें दिए गए सभी जो रोग है वो आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक डिजीज़ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता। ऑप्शन बी में है वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया। ऑप्शन सी में है डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता या हीमोफीलिया। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, तो इसका जवाब आपको देना है। आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब इन सभी ऑप्शनों में दिए गए जो रोग है वो सब के सब आनुवंशिक रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है, वर्णांधता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये जो सब के सब जो रोग है ये सब आनुवंशिक रोग है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खसरा मिजल्स रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? मतलब जो खसरा या जिसको अपन बोलते हैं मिजल्स रोग, इस रोग में कौन सा टीका है वो लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है MMR का टीका, ऑप्शन बी में है BCG का टीका, ऑप्शन सी में है DPT का टीका और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मिजल्स रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है इसका आपको आंसर देना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, MMR का टीका। ठीक है, MMR का मतलब होता है मिजल्स मम्पस रूबियोला। M का मतलब मम्पस, दूसरे वाले M का मतलब मिजल्स और तीसरे वाले R का मतलब है आपके रूबियोला। तो ये जो टीका है वो 3 रोगों में लगाया जाता है। मिजल्स में लगाया जाता है, मम्पस में भी लगाया जाता है और रूबेला में भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपके BCG का टीका वो TB में लगाया जाता है। और DPT का जो टीका है वो ट्रिपल एंटीजन का जो टीका है जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस 3 रोगों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, TB रोग के अन्य नाम कौन सा या कौन से हैं? ऑप्शन ए है क्षय रोग, ऑप्शन बी है तपेदिक रोग, ऑप्शन सी है यक्ष्मा रोग और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो TB रोग को और किस नाम से जाना जाता है तो वो नाम आपको बताना है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है उसको। तो समय अब आपका स्टार्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मतलब TB को क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं और यक्ष्मा रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह आनुवंशिक रोग जिसमें किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है जिसके कारण लगातार रुधिर बहता रहता है। ठीक है, तो उस रोग का अपने को नाम बताना है, आनुवंशिक रोग का नाम बताना है जिसमें यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए और उस स्थान से खून निकलना प्रारंभ हो जाए तो खून है वो निकलता ही रहता है, मतलब रुधिर का जो थक्का है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्णांधता, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी में है टर्नर सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो समय अब आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जिसमें यदि व्यक्ति को चोट लग जाती है और उस स्थान से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है तो वो खून है वो रुकता नहीं है, मतलब उसका थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो उस रोग को हीमोफीलिया कहता है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। फीलिया, फीलिया का मतलब होता है फ्लो, फ्लो यानी बहना, फ्लो यानी क्या होता है बहना, तो फीलिया से फ्लो, फ्लो यानी बहना। इस प्रकार भी इसको आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स रोग के रोगजनक जीवाणु की खोज की थी? ठीक है, तो एंथ्रेक्स रोग एक जीवाणुजनित रोग है। ठीक है, और ये पशुओं में भी होता है और मनुष्य में भी होता है, दोनों में होने वाला ये रोग है।
तो ये जीवाणु जनित रोग है। तो इसके रोगजनक जीवाणु की खोज है वो किसने की थी, तो वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी में है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी में है लुई पास्चर और ऑप्शन डी में है जोनास सॉक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग के रोगजनक जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, जबकि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार या खोज की थी, और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, और जोनास सॉक्स ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो चारों के बारे में आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। मतलब अपने को उस विकल्प को सिलेक्ट करना है जो वायरस द्वारा होने वाले रोग है सारे के सारे, है ना, उस विकल्प में। तो उसको अपने को चेक करना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है खसरा, टाइफाइड, क्षय। ठीक है, ऑप्शन बी में है खसरा, चिकन पॉक्स, हिपेटाइटिस ए। ऑप्शन सी में है चिकन पॉक्स, मलेरिया या हिपेटाइटिस ए। और ऑप्शन डी में है आपके खसरा, पोलियो, टाइफाइड। ठीक है, तो इनमें से जो कौन सा जो विकल्प है उसमें दिए गए जो सभी के सभी जो रोग है वो वायरसों के द्वारा होते हैं, तो उसको आपको चुनना है। तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, खसरा, चिकन पॉक्स और हिपेटाइटिस ए। ठीक है, तो ये तीनों रोग ऐसे हैं जो आपके वायरसों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? वायरसों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। मतलब संक्रामक रोग की पहचान करनी है। तो संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है हृदयाघात, ऑप्शन सी है उच्च रक्तचाप और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। ठीक है, तो मधुमेह रोग है जिसको अपन डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, और हृदयाघात जो है वो हार्ट अटैक रोग होता है। और अगला है उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई है ना, बीपी हाई। और एक है डी में है अपने डिप्थीरिया। तो इनमें से चारों में से आपको संक्रामक रोग की पहचान करनी है। संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो आपके सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है और एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। तो चारों रोगों में से आपको पहचानना है कि कौन सा जो रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है किसी न किसी माध्यम से। ठीक है, तो वो आंसर बताना है। तो टाइम आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया, है ना। डिप्थीरिया जो रोग है वो आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला है रोग होता है। ठीक है, अब इसमें जो मधुमेह डायबिटीज वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में थोड़ी होती है। ठीक है, हृदयाघात है, हार्ट अटैक वो भी नहीं होता है, उच्च बीपी हाई, उच्च रक्तचाप ये भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ठीक है, नहीं रोग है ये, ऐसे होगा रोग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है उसकी अपने को पहचान करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है मियादी बुखार, ऑप्शन बी में है हैजा, ऑप्शन सी में है तपेदिक और ऑप्शन डी में है एड्स। ठीक है, तो इनमें से आपको पहचान करनी है। तो समय अब आपका शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। एड्स है वो HIV वायरस के द्वारा होता है, ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है। ठीक है, बाकी के जो तीन रोग है, मियादी बुखार जिसको अपन मोतीजरा बोलते हैं, ठीक है, टाइफाइड, तो ये जीवाणु द्वारा होता है। साल्मोनेला टाइफी इसका रोगजनक जीवाणु होता है। हेजा है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। और तपेदिक जिसको अपन TB कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा होता है। तो तीनों रोग जीवाणु जनित है और एड्स है वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मतलब पुरुष, ये पुरुष में होता है ज़्यादातर रोग,
में गुणसूत्र की संख्या होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो वो आपको बतानी है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें 46 गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। तो अब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी घटेगी, तो कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, कितनी हो जाएगी, वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी में है आपके 45, मतलब 44 प्लस x0 आपको पता ही होगा। 44 गुणसूत्र जो होता है वो नर और मादा में समान होता है, जबकि 45वां और 46वां है वो मादा में तो होता है XX और नर में होता है XY। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके ऑप्शन सी में है 46, 46 और ऑप्शन डी में है 47। ठीक है, 44 प्लस XXY है ना 47। तो इसका आपको राइट आंसर बताना, समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 47। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। कितनी होती है? 47। इसमें क्या होता है कि जो एक एक्स गुणसूत्र होता है पुरुषों के अंदर, उसकी एक डबल कॉपी बन जाती है ना, उसकी प्रतिलिपि एक और बन जाती है, तो 2x हो जाता है। तो x और एक y है ना, 44 प्लस XXY 3 ये हो गए, तो 47 गुणसूत्र हो जाता है। कितना हो जाता है? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मतलब जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये भी एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ठीक है, और ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रश्न में लिख दिया है ग्रसित व्यक्ति का मतलब स्त्री में, क्योंकि ये स्त्री में होता है। और इससे पहले वाला जो रोग अभी मैंने बताया आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वो पुरुषों में होता है, तो उससे भी प्रश्न है वो बन सकता है। इसका आप अच्छे से ध्यान रखना है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक रोग है, पुरुषों में होता है, और टर्नर सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक रोग है, ये स्त्रियों में होता है ज़्यादातर, है ना, ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी में है 45। 45 में कौन सी स्थिति? 44 प्लस x0। ऑप्शन सी में है 46 और ऑप्शन डी में है आपके 47, 44 प्लस XXY। तो इसका आपको राइट आंसर है वो बिल्कुल बताना है कि कितना होगा। तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी 45, है ना। इसमें क्या होता है कि एक एक्स गुणसूत्र की महिलाओं में कमी हो जाती है। एक एक्स गुणसूत्र की महिलाओं में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसकी वजह से 46 में से एक गुणसूत्र घट जाता है और गुणसूत्रों की कुल संख्या वो 45 रहती है। 44 प्लस x0 है ना, यहाँ x0 है, ये ओ मत समझना। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग की जांच हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड रोग जो होता है उसकी जांच हेतु डॉक्टर के द्वारा कौन सी जो परीक्षण पद्धति है या जो कौन सा परीक्षण किया जाता है उसको अपने को बताना है। ऑप्शन ए है एलिसा परीक्षण, ऑप्शन बी है विडॉल परीक्षण, ऑप्शन सी है TLC परीक्षण और ऑप्शन डी है आयोडीन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विडॉल परीक्षण, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग की जांच हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? ठीक है, तो एड्स रोग की जांच में कौन सा परीक्षण करता है? ऑप्शन ए है आपके एलिसा परीक्षण, ऑप्शन बी है विडॉल परीक्षण, ऑप्शन सी है TLC परीक्षण और ऑप्शन डी है आयोडीन परीक्षण। तो इसका राइट आंसर बताना समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एलिसा परीक्षण। ठीक है, इसको एलाइजा भी बोलते हैं, एलाइजा परीक्षण या एलिसा परीक्षण इसको कहता है। तो ये एड्स की जांच हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के समूह का चयन कीजिए। मतलब ऑप्शन में से उस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जिसमें दिए गए जो सारे रोग है वो जीवाणुजनित रोग है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ऑप्शन बी में है तपेदिक
तपेदिक को अपन टीबी बोलते हैं। निमोनिया और मियादी बुखार को टाइफाइड बोलते हैं। ऑप्शन सी में है मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार। और ऑप्शन डी में है आपके छोटी माता, तानिका शोध जिसको अपन मेनिंजाइटिस बोलते हैं, और तपेदिक टीबी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार। ये जो तीनों रोग है वो जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीबी या क्षय रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? मतलब जब टीबी रोग हो जाता है तो उसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है आपके एमएमआर का टीका, ऑप्शन बी में है बीसीजी का टीका, ऑप्शन सी में है डीपीटी का टीका, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो समय आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीसीजी का टीका। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलेमेटिक गुरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलेमेटिक गुरिन। तो इस बीसीजी का टीका है वो टीबी रोग में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग है। मतलब हिपेटाइटिस जब रोग होता है तो उसके द्वारा हमारे शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है छोटी आंत, ऑप्शन बी में है आमाशय, ऑप्शन सी में है यकृत, और ऑप्शन डी में है मस्तिष्क। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? समय आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। मतलब हिपेटाइटिस या जिसको अपन बोलते हैं पीलिया, है ना, पीलिया जो रोग होता है, ठीक है, इसके अंदर आपके यकृत है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग का रोगजनक है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी में है एंटमीबा, ऑप्शन सी में है लेशमानिया डोनावानी, और ऑप्शन डी में है ट्रिप्रेनोसोमा पैलेडिनम। तो कालाजार जो रोग है मतलब एक प्रकार का बुखार होता है। तो इसके अंदर हमारा जो रोगजनक जो जीवाणु है या जो भी प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके दिए हुए, इनमें से आपको राइट आंसर देखना है। तो समय आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेशमानिया डोनावानी। ठीक है, लेशमानिया डोनावानी के द्वारा कालाजार जो रोग है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। मतलब मलेरिया जो रोग है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? उसका रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा होता है उसका नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है एंटमीबा, ऑप्शन सी है लेशमानिया डोनावानी, और ऑप्शन डी में है ट्रिपेनोसोमा पैलेडिनम। तो इनमें से किस प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग है वो होता है? ठीक है ना, ध्यान रखना, मलेरिया जो रोग है वो फैलता किसी से? मच्छरों के काटने से, है ना। मादा एनाफ्रीज जो मच्छर है वो इसका रोग वाहक होता है, लेकिन यहाँ पर इसका रोग जनक पूछा है ना, जिसके कारण रोग होता है। ठीक है, वो मच्छर तो उसको फैलाने का काम करता है। तो 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर देना है। तो समय आपका शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया रोग है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ द्वारा होती है? मतलब इस रोग में क्या होता है कि रोगी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहता है और बुखार के साथ बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, ज़्यादा देर तक सोया हुआ रहता है, सोने के साथ उसको बुखार भी रहता है, इसलिए इसको सोने की बीमारी कहते हैं। तो ये भी एक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। आपको इसमें उस प्रोटोजोआ का नाम है वो बताना है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी में है एंटमीबा, ऑप्शन सी में है लेशमानिया डोनावानी, और ऑप्शन डी में है ट्रिपेनोसोमा पैलेडिनम। ठीक है, तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा पैलेडिनम। इस प्रोटोजोआ के द्वारा ये सोने की जो बीमारी है वो होती है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सा रोग होता है? वो होता है आपके मलेरिया रोग। कौन सा होता है? मलेरिया रोग। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
चूहों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी निम्न में से कौन सी है? मतलब चूहों के द्वारा कौन सी बीमारी है वो फैलाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन सी है खसरा और ऑप्शन डी है हिपेटाइटिस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रोग है वो चूहों द्वारा होता है? समय आपका स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने की बीमारी रोग का रोगवाहक कीट है। मतलब सोने की जो बीमारी है वो किस रोगवाहक कीट के द्वारा फैलाई जाती है ना। अब की बार रोगजनक नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, किस रोगवाहक कीट के द्वारा फैलाई जाती है? ऑप्शन ए है मादा एनाफ्रीज मच्छर से, ऑप्शन बी है नर एनाफ्रीज मच्छर से, ऑप्शन सी है बालू मक्खी से और ऑप्शन डी है सी या ठीस ठीस मक्खी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सी या ठीस ठीस मक्खी से। ठीक है, तो इसके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग का रोगवाहक कीट है। मतलब जो कालाजार जो रोग है वो किस कीट के द्वारा फैलाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मादा एनाफ्रीज मच्छर से, ऑप्शन बी है नर एनाफ्रीज मच्छर से, ऑप्शन सी है बालू मक्खी से और ऑप्शन डी है सी या ठीस ठीस मक्खी से। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी बालू मक्खी से। किसके द्वारा फैलाया जाता है? बालू मक्खी के द्वारा ये जो रोग है वो फैलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलेरा रोग होता है। ठीक है, तो कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु से, ऑप्शन बी है विषाणु से, ऑप्शन सी है कवक से और ऑप्शन डी है शैवाल से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु से, है ना। कोलेरा रोग किसको बोलते हैं? कोलेरा बोलते हैं अपन हैजा को। ठीक है, तो ये जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। ठीक है, तो हैजा को ही अपन कोलेरा बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग से प्रभावित होने वाला तंत्र या अंग है। मतलब रेबीज रोग है जो पागल कुत्ते के या किसी भी पागल जानवर, बिल्ली है, बंदर है ना, संक्रमित कुत्ते वगैरह, इनके काटने से ये रोग होता है। तो इसके द्वारा प्रभावित तंत्र या अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी में है प्रतिरक्षा तंत्र। तो राइट आंसर आपको बताना है। समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, है ना। तंत्रिका तंत्र है वो इस रोग में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र या अंग है। मतलब एड्स जो कि HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो इस बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा जो तंत्र या अंग है वो प्रभावित होता है? ऑप्शन ए में है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी में है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी में है तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी में है प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, तो समय आपका अभी स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। मतलब इसमें प्रतिरक्षा तंत्र है वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? मतलब एड्स का जो रोगजनक है उसका अपने को नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में है जीवाणु से, ऑप्शन बी में है विषाणु से, ऑप्शन सी में है कवक से और ऑप्शन डी में है शैवाल से। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो समय आपका अब स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु से। मतलब एड्स जो बीमारी है वो HIV नामक वायरस या विषाणु के द्वारा होती है। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है।
इस क्लास में इतने ही प्रश्न लेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।